हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे और दोनों आर्टिकल आज द हिंदू से लिए गए। इंडियन एक्सप्रेस में आज कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल नहीं लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मेकिंग हेल्थ आवर टॉप प्रायोरिटी इन 2024। इसमें मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और साथ ही में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 75-25 इनिशिएटिव के बारे में बात भी करेंगे। जीएस फॉर एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि किस तरीके से आप बिहेवियर चेंज करते हैं तो आप अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है विल स्लिम रिवॉल्यूशनलाइज लूनर लैंडिंग। हम स्लिम मिशन के बारे में बात करेंगे जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जापान का, और इसका कंपैरिजन करेंगे चंद्रयान 3.0 के साथ। कंपैरिजन आपको प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके स्पेशली प्री पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मेकिंग हेल्थ आवर टॉप प्रायोरिटी इन 2024। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन के ऊपर आया है, NCD बर्डन के ऊपर आया है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, कम्युनिकेट नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई बीपी। ठीक है, अगर आपको हाई बीपी है तो इसका मतलब किसी के साथ बैठोगे तो हाई बीपी नहीं हो जाएगा। दूसरा डायबिटीज़। थर्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़, हार्ट डिसीज़ेज़ जो भी हैं। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारी डिसीज़ एग्जांपल में ले सकते हैं, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे आती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होंगी? जो ट्रांसमिशन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, तो वो हो जाएंगी कोविड-19। इससे बेहतरीन एग्जांपल आपको क्या ही हो। दूसरा कोल्ड, है ना, अपने घर पे किसी को सर्दी खांसी हुई और बाकी लोगों को भी होना शुरू हो जाती है, तो ये सब क्या है? एग्जांपल कम्युनिकेबल डिसीज़ के। हम इस आर्टिकल में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बर्डन के बारे में बात करेंगे जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है और वो एक प्रेसिंग कंसर्न है। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। मेंस का क्वेश्चन कैसा प्रिपेयर करेंगे? GS4 में ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग non-communicable disease burden in India. Do you think behavioral change can reduce the gap oblique the burden? ठीक, इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम एक इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, 75/25 इनिशिएटिव। प्रीलिम्स में ये इनिशिएटिव आपको पूछा जा सकता है, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली 2023 के नवरात्रि फेस्टिवल में गुजरात में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गरबा करते हैं, वहाँ पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट फेल होने के कारण। ये न्यूज़ जो आई थी ये चिंता का विषय तो था ही, लेकिन एक फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था, ये जो 10 लोग थे इनकी एज ग्रुप देखें तो काफ़ी यंग लोग थे। ये एक बच्चा जो कि 13 साल का था उसे भी कार्डियक अरेस्ट के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। तो एक जो मिथ है कि जो हार्ट डिसीज़ेस हैं या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस हैं वो जनरली एक एज ग्रुप के लोगों के ही होती है, 60+ वालों को ही होती है, इस मिथ को इस इंसिडेंट ने पूरी तरीके से खारिज किया है। बेसिकली अगर हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है एक परसिस्टेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट ज़रूर है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस इमर्ज एज अ प्रीडोमिनेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो किस तरीके से इमर्ज हुई है? प्रीडोमिनेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनकर उभरी है। कैसे उभरी है इसको समझने के लिए कुछ डेटा की बात कर लेते हैं।
WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसका टाइटल था इनविजिबल नंबर, उसको हम यहाँ कोट करना चाहेंगे। अ स्टैगरिंग 66% डेथ इन इंडिया इन 2019 वर अट्रीब्यूटेड टू NCDs। 2019 में 66% जो डेथ हुई थी इंडिया में, वो किसके कारण हुई थी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण हुई थी। मतलब हर 100 इंसान जो है किसी न किसी डिसीज़ के कारण ख़त्म हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, उस पर 66 लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस थी। द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट 22% ऑफ इंडिविजुअल एज 30 और ओल्डर इन इंडिया वुड कम टू NCDs बिफोर देयर 70th बर्थडे। 30 से 70 साल की उम्र वाले लोग जिनकी NCD के कारण जो है डेथ हुई है, उनका परसेंट 22% है। और अगर ग्लोबल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ग्लोबल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 18%। मतलब ग्लोबल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना होना चाहिए, अगर लोगों को हो भी रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण डेथ, तो कितनी होना चाहिए? 30 से 70 के एज ग्रुप के बीच में 18%। उस ग्लोबल प्रोबेबिलिटी को भी इंडिया ने सरपास कर चुका है, इसलिए ये प्रीडोमिनेंट हेल्थ कंसर्न है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये रीजंस बताते हैं कि ये बर्डन इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। रीजंस ऑफ राइज इन अ बर्डन। ठीक, तो बेसिकली एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है उसके कारण, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। पहला तो अनहेल्दी डाइट, ऑब्वियसली जंक फूड, फास्ट फूड खाना हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, है ना। जनरली जितने जॉब कर रहे हैं लोग अब IT सेक्टर पे, या फिर या तो वो लैपटॉप के सामने बैठकर जॉब कर रहे हैं, है ना। पहले जैसे फिजिकल एक्टिविटी वाली लेबोरियस जॉब अब रही नहीं, है ना। अब एक बेंच पे एक चेयर में बैठते हैं, अपना काम करते हैं, और दिन भर आपका ऐसे ही एक सिटिंग बेंच में निकल जाता है, एक सिटिंग चेयर में निकल जाता है, जिसके कारण जो फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है वो ना के बराबर है। क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है तो वो हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ होने की संभावनाओं को बढ़ाती है। द यूज़ ऑफ टबैको एंड एल्कोहल, ये ट्रेंड बन चुका है। एल्कोहल पीना स्टेटस का भी जो है स्टेटस भी दिखाता है आजकल, कौन सी दारू पी जा रही है, कौन सी महंगी दारू है, कौन सी सस्ती दारू है। तो ये सारी चीज़ें भी ट्रेंडिंग होती जा रही है मिलेनियल्स के बीच में भी, और जो पॉपुलेशन है जो कि मिड एज में है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स कंडीशन सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीजेस। तो कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि जेनेटिकली भी कुछ डायबिटीज़ वगैरह है जो कि अगर आपके फैमिली में किसी को है ना, आपके फादर मदर को, तो वो इनहेरिट हो सकती है और वो कंडीशंस आपको भी आ सकती है। हार्ट डिसीज़ में भी ये होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक दो फैक्टर आप समझ सकते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ना। वर्क और सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ जो बैलेंस करने की बात की जाती है वो लोग नहीं कर पाते हैं, उसके कारण एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसके कारण BP होना, डायबिटीज़ होना कॉमन हो चुका है। और BP डायबिटीज़ अगर होता है तो कार्डियोवास्कुलर या डिसीजेस या फिर हार्ट डिसीजेस होना और भी जो है आराम से जो है कहा जा सकता है कि इसके चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ रीजंस हो जाएंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस 101 मिलियन केसेस हैं ऑलमोस्ट, है ना। सेकंड नंबर पर है आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनने में। 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है। और प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है, अगर आप रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें जो नंबर आएगा वो 140 से कम होता है तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, और 100 से ऊपर होता है तो 140 से ऊपर आएगा तो फिर आपका जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में 140 के ऊपर नंबर आता है तो उसको हम कहेंगे डायबिटिक। ठीक, तो प्री डायबिटिक में 101 मिलियन लोग हैं और 136 मिलियन लोग इंडिया में प्री डायबिटिक हैं। ये प्री डायबिटिक लोगों को वापस जो है ना, हम रिवर्स कर सकते हैं इनकी कंडीशन। इवन डायबिटिक लोगों की भी कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस टॉप द मोर्टेलिटी चार्ट। ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हार्ट डिसीज से होने वाली डेथ टॉप पर है। कैंसर इंसिडेंस इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 57% बाय 2040।
कैंसर इंसिडेंस भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एनसीडी बर्डन आने वाले ईयर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ेगा इसके साथ साथ, है ना। अगर आपका हेल्थ बर्डन बढ़ता है तो उसके कारण इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ बर्डन के कारण क्या होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा जो खर्चा करना पड़ेगा वो पब्लिक हेल्थ पे करना पड़ेगा। लोगों की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग गरीबी में आ जाते हैं। वो पैसा जो कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता था वो हेल्थ में देना पड़ता है। और ये सारे कारण हैं कि हमें अपनी बेहतर रखनी चाहिए हेल्थ, और देश की हेल्थ को भी बेहतर रखना होगा। अगर इंडिविजुअल अपनी हेल्थ बेहतर रखेंगे तो सोसाइटी की हेल्थ अच्छी रहेगी, और सोसाइटी की अच्छी रहेगी तो नेशन की अच्छी रहेगी, और नेशन बिल्ट आसानी से हो पाएगा। इंडिया कुड इनकर अ स्टैगरिंग कॉस्ट ऑफ $4.58 ट्रिलियन बिटवीन 2012 से 2030 ड्यू टू एनसीडी एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये जो है इकोनॉमिक बर्डन यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, इसको आप डेटा लिख सकते हैं। अ रिजोल्यूशन फॉर 2024। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है 2027 तक, और जो ग्रोइंग इंसिडेंस हैं एनसीडीज़ के वो एक प्रेसिंग कंसर्न है। सरकार के द्वारा कई सारे प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया। रिसेंटली 2023 में 75-25 इनिशिएटिव भी सरकार ने शुरू किया है। 75-25 इनिशिएटिव इज़ recently in the news is related to which diseases, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 75-25 इनिशिएटिव है क्या, इसमें ये डिसाइड किया गया है कि 75 मिलियन पीपल विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ टू बी पुट ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025 थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, तो लगभग 75 मिलियन लोगों को ढूंढ करके हाइपरटेंशन, जिनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, उनको स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड की जाएगी बाय 2025 थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी, जो अपने बहुत सारे जो गांव लेवल पर होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसके थ्रू केयर प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा 75-25 इनिशिएटिव है, इसको याद रखना है। ऐसे ही एक और इनिशिएटिव आप लोगों को पता होगा, 90-90 इनिशिएटिव किस डिसीज़ से रिलेटेड है, ये आप लोग गूगल सर्च करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि 90-90 इनिशिएटिव इज़ रिलेटेड टू विच डिसीज़। ये दोनों आपको प्रीलिम्स में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपना बिहेवियर। रिजोल्यूशन ले सकते हो 2024 का, जिसको आप 1 महीने में, या फिर छोड़ दो 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता में ही ब्रेक कर देते हैं। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड रिजोल्यूशन अब हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्जेंसी है। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटीग्रेट मोर नेचुरल मोमेंट इन आवर डेली लाइफ। फॉर इंस्टेंस वी कैन वॉक वेयर एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ टेकिंग व्हीकल। जहाँ पर आपको मौका मिले वहाँ पर वॉकिंग करिए। कम से कम दिन भर में 30 मिनट वॉक करना एटलीस्ट ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट वॉक करते हैं तो जो आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है, आपकी बोन्स है, वो सब कुछ स्ट्रेंथन होगी और बेहतर होगी। आपका बॉडी फैट भी कम होगा। तो कम से कम 30 मिनट वॉकिंग करने के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है, आप इसको करने की कोशिश करिए। दूसरा, हेल्दी फूड लेने की कोशिश करिए। स्लो फूड ओवर फास्ट फूड आपकी जो है चॉइस होनी चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड को खाना कम करें और हेल्दी फूड को खाना शुरू करें। सरकार ने इसके लिए भी ईट राइट मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये ईट राइट मूवमेंट शुरू किया गया है। कौन सा खाना खाना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए बेहतर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, आप वंस अ ईयर एक हेल्थ चेकअप ज़रूर लेने की कोशिश करिए। एटलीस्ट मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एक हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा सकते हैं। उतनी कॉस्ट वो वहन कर सकते हैं। तो हेल्थ चेकअप कराना एटलीस्ट वंस अ ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है फैमिली के हर मेंबर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कैसी है। चौथा, हम लोग डिनर टेबल या फिर जो हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें हेल्थ को सेंटर स्टेज में लाने की ज़रूरत है। एक दूसरे से अपनी हेल्थ के बारे में बात करिए कि आज आपने दिन भर क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ की और क्या एक्टिविटीज़ नहीं की। अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ में जो है ले करके वॉक करना,
ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से भी आपका जो पर्सनल लाइफ है और हेल्थ और आपकी हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। पर्सनल लाइफ एंड वर्क जो आपका बैलेंस है वो भी बेहतर होगा। इसी वॉक करते करते आप कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली लाइफ में करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेंशन बहुत है तो मेडिटेशन भी एक उपाय है। मेडिटेशन हाफ एन आवर का मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इवन 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन भी मॉर्निंग में आपके लिए काफ़ी हेल्दी हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज़ हैं श्री श्री रविशंकर के, वो कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है तो। और विपස්සना भी कर सकते हैं जो कि बुद्धिस्ट स्कूल में जो है आपको सजेस्ट किया जाता है। और विपස්සना थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होती है, उसको भी आप कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है तो। ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करिए, अपने बिहेवियर को बदलिए और बहुत जल्द ही जो है जो एनसीडी डिसीज़ बर्डन है इंडिया का वो हमें कम होता नज़र आएगा। इंडिविजुअल अगर हेल्दी रहेंगे तो सोसाइटी हेल्दी रहेगी, सोसाइटी हेल्दी रहेगी तो नेशन हेल्दी रहेगा, और नेशन जो है इन्हीं हेल्दी लोगों के साथ ही जो है क्या हो सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। जितनी ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहता है इंडिया उतनी ट्रिलियन इकॉनमी बना सकता है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को करनी है, यही सारी चीज़ें आपको सिविल्स में भी लिखना पड़ सकता है कि किस तरीके से बिहेवियर चेंज किया जाए या फिर बिहेवियर चेंज से क्या हो सकता है। तो ये GS4 में भी आपको पूछा जा सकता है। होपफुली आर्टिकल आपको पूरा का पूरा क्लियर है। हमारा लास्ट आर्टिकल है विल स्लिम रिवॉल्यूशनलाइज लूनर लैंडिंग्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है जो आपको पूछा जा सकता है, अगर स्लिम जो कि जापान का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही है। पिछले वाला जो था वो फेल हो गया था 2019 का, दोबारा से जापान ट्राई कर रहा है सॉफ्ट लैंडिंग कराने का। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको UPSC में चंद्रयान-3 वर्सेस स्लिम के पूछे जाने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। प्रीलिम्स में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपैरिजन, और मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जिस्ट जो दिया हुआ है सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें हो जाएगी। जापान स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट entered lunar orbit on December 25, aiming for an moon landing on January 19, potentially making Japan the 5th country to soft land a craft on moon। ठीक है, तो जापान जो है, जापान का स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेस क्राफ्ट कहाँ पहुँच चुका है, मून की ऑर्बिट में पहुँच चुका है, लूनर ऑर्बिट में पहुँच चुका है। पहले अर्थ की ऑर्बिट में था, अर्थ की ऑर्बिट में गोल 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 घूमता 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 अब किधर शिफ्ट हो चुका है, मून की ऑर्बिट में। और लैंडिंग कब करने का प्रोग्राम कर रहा है, 19 जनवरी को। अगर ऐसा हो जाता है तो जापान 5वीं कंट्री होगी जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करा रही है। 4 कंट्री कौन कौन सी है आप लोग जानते ही हैं, है ना। US ऑब्वियसली इंसान को ही लैंड करा दिए थे, रशिया, चाइना, और 4th है इंडिया, और 5वां कौन सा होगा, जापान। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ था तो उसका जो UPSC में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था कि इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है जिसने मार्स मिशन किया है, ठीक है, जिसने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। अगर जापान कर लेता है तो 5th नंबर की कंट्री होगी, और इंडिया था तो 4th नंबर की कंट्री था। वेइंग 590 kg एट लॉन्च, स्लिम इज सिग्निफिकेंटली लाइटर देन इंडियाज चंद्रयान 3900 kg, एम्फेसाइजिंग फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैरिंग फ्यूअर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो स्लिम है इसका जो वेट है ऑब्वियसली वो चंद्रयान से काफ़ी कम है, 590 किलो का है। चंद्रयान कितना था, 3900 किलो का। 2 रीज़न्स हैं, एक तो बहुत कम इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है, ठीक है, चंद्रयान में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे, और दूसरा जो फ्यूल है वो भी काफ़ी
कम यूज़ किया जा रहा है। इस मिशन में लगभग 4 महीने लग रहे हैं। चंद्रयान में कितने लगे थे? 3 महीने लगे थे। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों के ऑर्बिट में वो भी समझेंगे। द स्लिम जर्नी टू द मून यूटिलाइज अ फ्यूल थ्रिफ्टी रूट बेस्ड ऑन वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी टेकिंग 4 months compared to Chandrayaan 3's shorter Hoffman ट्रांसफर ऑर्बिट विच टुक लेस देन अ मंथ। ठीक है, तो चंद्रयान ने कौन सी जो है मेथड का यूज़ किया था? वो था हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। ठीक, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट। और स्लिम ने कौन सी किया है थ्योरी का? वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी। ठीक है, इसके थ्रू जो है इसका यूज़ करके जो स्लिम है वो मून तक पहुंच रहा है। ये थ्योरी से जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जो पहुंचने का समय है वो इसमें ज़्यादा लगता है और इसमें कम लगता है। चंद्रयान की बात करें और स्लिम की बात करें तो दोनों के जो रूट थे शुरुआत में वो सेम ही थे। अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूमने, ठीक है, यहाँ तक गोल गोल घूम रहे हैं। उसके बाद फिर मून की ऑर्बिट में पहुँचते हैं दोनों मून की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जो चंद्रयान है वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए डी बूस्ट को यूज़ करना पड़ता है जिसके लिए फ्यूल की ज़रूरत है। ये जो स्लिम है ये किसी तरह का ब्रेक नहीं लगा रहा है, जो ग्रेविटी है, जो मून की ग्रेविटी है उसके हिसाब से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डी बूस्ट यूज़ किया गया था जिसके कारण फ्यूल की ज़रूरत थी, इसलिए जो है फ्यूल एफिशिएंसी चंद्रयान में कम है और स्लिम में ये फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट इज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू मिशन, लूनर मिशन, मार्स मिशन, वीनस मिशन, सैटर्न मिशन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ये टर्म आपको याद रखना है, या फिर ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि जो स्लिम है उसने कौन सा रूट लिया था, किस थ्योरी के बेसिस पे? वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी। और जो चंद्रयान है उसने हॉफमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट थ्योरी की हेल्प लेकर के ट्रैवल किया था। तो ये दोनों इसका बेसिस हो जाएगा इनके रूट का। नेक्स्ट बात करते हैं, सेट टू लैंड नियर द सियोली क्रेटर स्लिम एम्स फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीशन लैंडिंग विद इन 100 मीटर एडेड बाय डेटा फ्रॉम जाक्सा सिलीन ऑर्बिटर एंड डिप्लॉइंग स्मॉल रोवर फॉर सरफेस एनालिसिस। ठीक है, तो कहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है? नियर शियोली क्रेटर के पास में, और जहाँ पर लैंड करने की पॉइंट है उसके 100 मीटर के प्रिसीशन में लैंड करने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, सबसे प्रिसाइजली जो लैंड किया था वो चाइनीज का चैंगी जो मिशन था, लूनर मिशन, वो 89 मीटर है ना के डिस्टेंस पे स्पॉट से, मान लीजिए ये स्पॉट है, उससे 89 मीटर के डिस्टेंस पर चांगी लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये जो जापान वाला है वो कहाँ टारगेट कर रहे हैं? 100 मीटर के अंदर जो भी स्पॉट उन्होंने डिसाइड किया है। कौन सा स्पॉट डिसाइड किया है? शिहोली क्रेटर के पास में। उस स्पॉट से 100 मीटर के अंदर पे जो है लैंडिंग की कोशिश की जा रही है। चंद्रयान का कितना था? चंद्रयान का देखेंगे तो लगभग स्पॉट से 350 मीटर की दूरी पर लैंड किया था। जो प्री डिटरमाइन स्पॉट था उससे 350 मीटर की दूरी पर। ठीक है, स्लिम सक्सेस और फेलियर विल इन्फॉर्म जापान कोलोबरेशन विद इंडिया ऑन लूपक्स मिशन विच विल एक्सप्लोर द मून सदर्न पोल रीजन एंड रिक्वायर प्रिसाइज लैंडिंग टेक्नोलॉजीज। अगर स्लिम सक्सेसफुल हो जाता है या फिर फेल होता है वो डिसाइड करेगा जापान का जो कोलोबरेशन होने वाला है किसके साथ? इंडिया के साथ। किस मिशन में? लूपैक्स मिशन में। लूपैक्स मिशन क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑल्सो कॉल्ड एज चंद्रयान 4। ठीक है, जिसमें इंडिया और जापान दोनों ही क्या कर रहे हैं? कोलोबरेशन कर रहे हैं। इसकी लॉन्च डेट क्या हो सकती है? 2026 हो सकती है। अगर ये स्लिम सक्सेसफुल हो जाता है तो अगला जो मिशन होगा वो लूपैक्स मिशन होगा, और इसकी सक्सेस पे ही डिपेंड करेगा कि लूपैक्स मिशन हो पाएगा 26 में या फिर नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कंपैरिजन समझ में आ गया होगा चंद्रयान का और स्पिन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सारे मिशंस के नाम भी याद रखना है ना। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, लूना किसका है? रशिया। चांगी किसका है? चाइना।
चंद्रयान 3 किसका है? इंडिया। और स्पेन किसका है? जापान। ऐसे कंट्री के नाम के साथ भी आपको करेक्टली मैच करके पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इस बार लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस जितने भी हो रहे हैं वो सारे आपको पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली चंद्रयान के ऊपर शायद क्वेश्चन ना आए क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक है, लेकिन बाकी जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है उससे रिलेटेड सवाल आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।